हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा एक टॉपिक कॉमर्स का जिसे कहते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस स्टडीज़ में भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगी अभी से। ठीक है। तो बाय कंट्रोलिंग वी मीन दैट कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपने एक्चुअली में काम किया है, उसको कंपेयर करना जो प्लान परफॉर्मेंस थी। प्लान किया जाता है, काम करने से पहले कोई प्लान किया जाता है कि हम आने वाले टाइम पे ऐसे ऐसे इतना क्वांटिटी या इतना आउटपुट या इतना टारगेट फिक्स करेंगे। वो जो टारगेट प्लान था उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, उसे ही कंट्रोलिंग कहते हैं। इफ देयर इज एनी डिफरेंस, अगर इसमें कोई डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस, देन टेकिंग corrective measures is also included in controlling। अगर मान लो प्लान किया है कि हम 100 यूनिट्स बनाएंगे और एक्चुअल में काम हुआ 80, तो इसके बीच में जो गैप है ना, उस गैप को कम करना और करेक्टिव मेजर्स लेना, वो भी सारा का सारा कंट्रोलिंग में आता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल ने क्या कहा था? कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर्स इन कन्फर्मिटी विद द प्लान्स अडॉप्टेड। तो हेनरी फेयोल भी यही कहते थे कि भाई जो कंट्रोलिंग है उसका मतलब है वेरीफाई करना कि जो हमने प्लान बनाया है उसी के हिसाब से जो काम है वो हुआ है कि नहीं हुआ। द इंस्ट्रक्शंस इशूड एंड द प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड। तो जितना भी हमने प्लान किया था, वो जो प्लान अडॉप्ट किया था, या फिर जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए थे, या फिर जो प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए थे, उसके हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ, इस चीज़ को देखने को कंट्रोलिंग कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा कंट्रोलिंग का सेकंड टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या स्कोप है? स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है दायरा, मतलब इसके बीच में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसके बीच में हम क्या डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग इज़ वेरी वाइड। जो कंट्रोलिंग है उसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है। कैसे? इट डज नॉट only end by comparing the actual performance या actual and planned performance, but it tries to find out the reasons and solutions for such problems। मैं इसको थोड़ा डिटेल में कहता हूँ कि मान लो हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस थी कि हमने मान लो 200 यूनिट्स तैयार करने हैं, मगर एक्चुअल में तैयार हुए सिर्फ 150 यूनिट्स। तो इसके बीच में ये जो -50 यूनिट्स हुए हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी और इसको ओवरकम कैसे किया जाएगा, इन सब पे जांच पड़ताल करनी, इन्वेस्टिगेशंस करनी, और कैसे काम को आसान बनाया जाए ताकि हम जो भी हमारी प्लान परफॉर्मेंस है उसी के बराबर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कर सकें। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम इस काम के लिए करेंगे वो सारी की सारी कंट्रोलिंग के स्कोप में आ जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग के नेचर क्या होती है या फीचर्स क्या होते हैं कंट्रोलिंग के, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको मीनिंग डेफिनेशन जो मैंने पिछली वीडियोस में दी हुई है वो आपको करनी ही करनी है। तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड फंक्शन। बेसिकली कंट्रोलिंग का मेन मकसद क्या है? गोल ओरिएंटेड फंक्शन, मतलब गोल को, जो प्लान है उसके हिसाब से चलना। तो इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलो द प्लान, हर कोई प्लान को फॉलो करे, विच एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो हर कोई प्लान को फॉलो करे, प्लान के हिसाब से बनाए, जो कि प्लान क्या होता है? कंपनी का गोल, ओवरऑल गोल। ठीक है ना? तो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो भी हम कंट्रोलिंग करेंगे वो गोल ओरिएंटेड होगी, जो भी हमने गोल या प्लान बनाया है उसी के हिसाब से कंट्रोलिंग होगी। नंबर 2, परवेजिव फंक्शन। परवेजिव का मतलब ये होता है कि सारे लेवल्स पे ये काम करती है कंट्रोलिंग, ये नहीं कि सिर्फ निचले लेवल पे काम किया और बाकी सारे लेवल्स को छोड़ दिया। तो टास्क which is not only performed by top level managers but all level of managers perform controlling function। तो वही कंट्रोलिंग फंक्शन सिर्फ एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम नहीं होता, ये पूरी की पूरी जो कंपनी है उस पे जितने भी मैनेजरियल लेवल्स हैं, सब, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सबको कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये परवेजिव फंक्शन है। परवेजिव का मतलब ये होता है कि ऑल लेवल्स पे काम करना। थर्ड पॉइंट है इसमें, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो सबसे पहले जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड लुकिंग भी होता है और फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है। ये बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन मैनेजर्स कंपेयर प्लान्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। तो सबसे पहले ये मैनेजर्स क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं प्लान परफॉर्मेंस को
एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, यही तो होता है कंट्रोलिंग का। बट measure and to measure the actual performance they have to look back to the performance already done। तो जो उन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी होती है कि क्या हुई है, वो तो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो जो हो गई वो है ना, प्लान तो जो हमने प्लान किया था, एक्चुअल को मेजर करने के लिए तो जो कल हमने काम कर लिया वो हुआ ना एक्चुअल। तो बैकवर्ड लुकिंग तो है ही है, जो हमने काम पीछे कर लिया उसको मेजर करना, समझ गए बात। दूसरी तरफ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन में क्या आता है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन में आता है इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस with future but also suggest measures to remove the reasons of फेलियर ऑफ प्लान्स। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें जो हमने पीछे कर लिया, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कल परसों या लास्ट वीक रही थी, उसको कंपेयर किया प्लान के साथ, और जो भी डिस्क्रिपेंसीज, जो भी नेगेटिविटीज या फिर जो भी खामियां हैं हमारे काम में, उसको फ्यूचर में ना आने देना। इन सारे स्टेप्स को भी कंट्रोलिंग में डिस्कस किया जाता है, तो इसलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तीसरा फोर्थ पॉइंट आ जाता है कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये जो कंट्रोलिंग है ये कंटिन्यूस मतलब ये लगातार चलती रहती है। नो वन टाइम जॉब, कंट्रोलिंग एक वन टाइम जॉब नहीं है, बट इट इज कैरिड टिल ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग। मतलब ये तब तक चलती रहेगी जब तक कंपनी चल रही है। ये नहीं कि एक बार काम किया और कहानी खत्म होगी, ऐसा नहीं होता। कंट्रोलिंग रोज की रोज करनी पड़ती है, क्योंकि काम तो रोज ही होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंट्रोलिंग का एक और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कि कंट्रोलिंग हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपको वैसे तो एमसीक्यूज आते हैं तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर आपको मतलब प्रॉपर थ्योरेटिकल पेपर आता है और उसको 5-6 मार्क्स में या 3-4 मार्क्स में लिखना है, तो जब भी आपको इंपॉर्टेंस के रिलेटेड आए तो आप इसमें मीनिंग प्लस डेफिनेशन ऐड कर लोगे, जो मेरी पुरानी वीडियोस में आई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जब भी हम अच्छे से कंट्रोलिंग करते हैं तो क्या होता है, कंपनी के गोल को अचीव किया जा सकता है, क्योंकि जो भी हमने प्लान बनाया होता है उसी के हिसाब से काम होता है। तो इसके अंदर रीड करते हैं क्या लिखा है मैंने शॉर्ट नोट्स में। कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज इन the organization takes place according to plan, and if there is any deviation टाइमली एक्शन इज टेकन टू ब्रिंग बैक द एक्शन। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग के हिसाब से काम करना, और प्लानिंग के हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा, कोई डेविएशन आ रही है, तो टाइम सर उसको दुरुस्त कर लेना, उसको सही कर लेना, ताकि जो हमारा प्लान है उसको पूरी तरह से हासिल किया जा सके। ठीक है। सेकेंड आ जाता है जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स। एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स को जज करना। ठीक है। तो मैनेजर्स कैन इजीली जज द एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग। अगर अच्छी कंट्रोलिंग होगी तो जज कर सकते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी मतलब प्लान किया था 100 यूनिट्स बनाओ और एक्चुअल में जो बन रहे हैं इसी हिसाब से चलता रहा तो 70-80 बनेंगे। तो मैनेजर्स का ये काम होता है कि जज करना कि एक्यूरेसी हो भी पा रही है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रही तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लें कि एक्यूरेट जो प्लानिंग थी उसको एक्यूरेटली इंप्लीमेंट किया जा सके। स्टैंडर्ड्स आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं इनको टाइम टू टाइम रिवाइज कर दिया जाता है। जैसे पहले स्टैंडर्ड किया हुआ था कि एक इंसान इतना काम करेगा, और अगर उसने ज्यादा काम किया या कम काम किया, पूरी स्टडी की जाएगी कि क्यों कम काम हुआ, फला फला करके पूरा का पूरा डिटेल स्टडी की जाएगी, और उन स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम ज्यादा या कम किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कंट्रोलिंग की कि अगर हम कंट्रोलिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। क्यों? मैनेजर्स परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स। जो पहले से जो प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स है उसी के हिसाब से काम कर रहा है मैनेजर। अपनी मन मर्जी तो कर नहीं सकता मैनेजर, विच हेल्प द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और इसी की वजह से जो रिसोर्सेज है उसकी फुलर यूटिलाइजेशन या उसकी एफिशिएंसी लेवल काफ़ी हाई रहेगी अगर अच्छी कंट्रोलिंग हुई तो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। इसके अंदर क्या आता है, गुड कंट्रोल सिस्टम गाइड्स द एम्प्लॉयज टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। अगर अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनको फेस कर रहे हैं जिस वजह से उन खामियों को दूर किया जा सकता है और उस प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सकता है अगर अच्छा कंट्रोलिंग प्रोसेस है तो गुड कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड केयर ऑफ मैनेजर्स मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। तो जो मैनेजर्स हैं अगर वो अच्छे तरीके से कंट्रोलिंग करते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसको, एम्प्लॉयज को, वो हट जाएंगे और एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा, जिससे वो पहले से बेहतर काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। क्योंकि मैनेजर प्लान के हिसाब से काम करेगा तो डिसिप्लिन तो करके रखना उसका बहुत जरूरी है। इट कंट्रोल्स
कंट्रोल्स क्रिएट्स एटमॉस्फेयर, कंट्रोल्स एंड क्रिएट्स एटमॉस्फेयर आना चाहिए था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंट्रोल्स एंड क्रिएट्स एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट्स एटमॉस्फेयर। अब दोबारा इस पे चले जाते हैं। अगर अच्छी कंट्रोलिंग है तो मैनेजर क्या करता है, कंट्रोल्स एंड क्रिएट्स एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर मतलब प्रॉपर ऑर्डर चलता है कंपनी में। ऑर्डर का मतलब होता है कि मैन एंड मटेरियल को सही जगह पे सही टाइम पे अवेलेबल रहना। और क्रिएट्स एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो कि डिसिप्लिन रहता है। और डिसिप्लिन से तो आपको पता है कि डिसिप्लिन से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, इट कीप्स सबऑर्डिनेट्स अंडर चेक, सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोलिंग के अंडर चेक करके रखता है मैनेजर कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर चेक ही नहीं होगे तो काम कैसे करेंगे, वो तो काम ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी काफी ज्यादा कंपनी में। तो अच्छी कंट्रोलिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को बना के रखती है। वो कभी कभी स्पीड में लिखने से ना कई वर्ड्स भूल जाते हैं, मगर काफी मतलब बीच बीच में जब मैं करा रहा होता हूँ तो उसको मैं पूरा कर देता हूँ। लास्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो सारा काम तो मैनेजर करना है, तो कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट द प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड प्लान्स आर प्रॉपरली फॉलोड। क्योंकि कंट्रोलिंग का मेन काम ये कि जो ऊपर से डायरेक्शंस आ रही है मैनेजर्स की, वो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से पूरा किया जाए और प्लान को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल किया जाएगा जो भी पहले से सेट स्टैंडर्ड है। इस वजह से जितने भी एम्प्लॉयज हैं एक डिपार्टमेंट में या फिर वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज हैं आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो कंट्रोलिंग का एक और जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंट्रोलिंग टॉपिक का एक और पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की जो नेचर है वो डिस्कस करेंगे। तो नेचर के अंदर इनका मतलब क्या आता है वो डिस्कस करते हैं। प्लानिंग इज बेसिक फंक्शन विच डील्स विद व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग का मेन एक बेसिक फंक्शन है कंपनी का, जिसका मेन जो है वो मकसद क्या है, ये पता लगाना कि क्या काम करना है, हाउ इट इज टू बी डन, किस तरीके से करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, एंड बाय होम इट मस्ट बी डन, और कौन करेगा। तो प्लानिंग का मेन मकसद क्या है, व्हाट क्या, हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड बाय होम कौन ये सारा काम करेगा जो भी प्लान किया है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मेन मीनिंग क्या है, कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। तो कंट्रोलिंग का मेन मकसद ये है कि ये चेक करना कि जो भी प्लान बनाया है, मैनेजर्स ये चेक करते हैं जो भी प्लान बनाया है क्या काम उसी हिसाब से चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लें जिससे ये काम उसी तरीके से चलने लग जाए। तो ये थे दोनों के मीनिंग और नेचर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का आपस में इंटरडिपेंडेंस है। कैसे, चलो शुरू करते हैं। अब बोथ फंक्शंस को एग्जिस्ट करते हैं। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग का कोई फायदा नहीं है, अगर कंट्रोलिंग ही नहीं कर पाए तो प्लान बनाने का क्या फायदा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज नो प्लान परफॉर्मेंस देन कंट्रोलिंग कैन नॉट टेक प्लेस। जो कंट्रोलिंग है इसका मेन मकसद क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, मगर अगर प्लान ही नहीं होगा तो कंट्रोल कैसे करोगे। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है प्लान्स आर मेड ओनली ऑन पेपर्स बट दीज हैव टू बी फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान स्ट्रिक्टली। प्लान्स जो है वो तो पेपर पे बनाए जाते हैं, बट दीज प्लान्स आर फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी प्लान्स बनाए हैं कंपनी ने वो कंपनी में ही अप्लाई किए जाएंगे, और कंट्रोलिंग फंक्शन ये मेक श्योर करेगा कि सारे के सारे प्लान्स को फॉलो किया जाए। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट करता है। और दिमाग से सोचिए, अगर प्लान बना रहे हैं तो यही देखेंगे पिछले साल या पिछली परफॉर्मेंस में हम कितना कंट्रोल कर पाए थे, उसी को दिमाग में रखते हुए प्लान बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो ये जो प्लान कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग है ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग दोनों तरीके से। किस तरीके से, तो सबसे पहले मैं कंट्रोलिंग का डिस्कस करता हूँ। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज मैनेजर लुक्स बैक टू द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट its deviation
फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्लानिंग। तो मैनेजर जब भी देखता है कंट्रोलिंग करने के लिए, तो वो देखता है कि प्रीवियस ईयर या लास्ट क्वार्टर की क्या परफॉर्मेंस थी और उसमें कितनी ज़्यादा डेविएशन हुई है फ्रॉम स्टैंडर्ड प्लानिंग, कि जो भी प्लान बनाया था उसके हिसाब से कितनी डेविएशन हुई है। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी है, बिकॉज कंट्रोलिंग डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग पास्ट विथ प्रेजेंट। कंट्रोलिंग का मेन मकसद ये नहीं कि पास्ट एंड प्रेजेंट पे खत्म कर दो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स टू फाइंड आउट रीजंस कि भाई किस वजह से डेविएशंस हुई है, एंड सजेस्ट करता है मेजर्स सो दैट डेविएशंस डज नॉट अकर इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब सिर्फ प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना नहीं है, अगर कोई डेविएशन होती है तो उसको भी सही करना है ताकि फ्यूचर में ऐसा काम ना हो। अब आ जाता हूँ प्लानिंग पे। तो प्लानिंग क्या कहती है? प्लानिंग भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है? प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज प्लान्स आर गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस। सॉरी, प्लानिंग जब भी आप बना रहे होते हो तो अपने जो प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस या पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनको दिमाग में रख के बनाते हो। तो प्लान्स जो हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी काफ़ी असरदार होते हैं। एंड फीडबैक एंड रिपोर्ट्स, ये भी साथ ही था कि जो भी पुरानी फीडबैक्स आई हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं, प्लानिंग उससे भी असरदार होती है। तो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। तो प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस इसलिए भी है कि जो भी आप प्लान बनाते हो वो तो आने वाले टाइम के लिए बनाते हो ना, फ्यूचर के लिए बनाते हो, जो टाइम बीत गया उसके लिए तो नहीं बनाते। तो इस वे में कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग दोनों की दोनों फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग है। तो इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है, प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। तो इसमें मैंने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि प्लानिंग इवॉल्व्स लॉट ऑफ थिंकिंग कंपैरिजन टू प्रिस्क्राइब अ कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में थिंकिंग इन्वॉल्व है, हम कंपेयर करते हैं कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन पहले क्या था अब क्या था, हम पूरी तरह से प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। बट जो कंट्रोलिंग है ये इवेल्युएटिव है। इवेल्युएटिव मतलब ये चेक करती है कि प्लान सही रहा कि नहीं रहा। प्लान सही रहा इन द सेंस कि प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया कि नहीं किया गया। तो इसमें बताया कि प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्राइब करती है क्या होगा, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। और जो कंट्रोलिंग है वो इवेल्युएटिव है। इवेल्युएटिव मतलब इवेल्युएट करना कि जो प्लानिंग है उस हिसाब से काम हो भी पाया है कि नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस का होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कंट्रोलिंग का लास्ट टॉपिक करूंगा, कंट्रोलिंग प्रोसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग लिख लीजिए, ताकि उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़े कि आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग और डेफिनेशन याद है। उससे काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए अब इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेटिंग अप टारगेट्स एंड ऑब्लिक स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, टारगेट सेट किया जाता है या स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि किस हिसाब से काम होगा। स्टैंडर्ड्स मीन्स टारगेट्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा या टारगेट सेट किया जाएगा कि भाई किस चीज से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा, दैट इज प्लान परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल। जो भी हमने स्टैंडर्ड या टारगेट सेट करना है ना, वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हम 1000 यूनिट बनाएंगे और 100-200 यूनिट बन पाए। तो स्टैंडर्ड बोल बोल के गला बैठ गया वैसे, तो माफ़ कीजिएगा। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे वो अचीवेबल होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेट अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी स्टैंडर्ड या प्लान परफॉर्मेंस सेट करने लगे हो वो कंपनी की हैसियत को देख के उसके अकॉर्डिंगली सेट करने। आपने स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं सेट करने कि कंपनी के पास 2 मशीनें और आपने आउटपुट का जो प्लान बना लिया वो 100 मशीनों वाला बना लिया। तो अचीवेबल टाइप ही आपने स्टैंडर्ड्स डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करने हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए उसके बाद देखेंगे भाई हमने एक्चुअल में काम कितना किया है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इज मेजर्ड बाय इवेल्युएटिंग द एक्चुअल वर्क। जो भी परफॉर्मेंस है उन जो एम्प्लॉयज़ का वो कैसे तय किया जाएगा कि उन्होंने एक्चुअल काम कितना किया। इट इंक्लूड्स बोथ द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। इसमें हम जो भी एम्प्लॉय है उसने जो काम किया, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स के कितने यूनिट्स वगैरह प्रोड्यूस किए, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स कि उसने यूनिट्स बनाने में कोई गलतियां तो नहीं की, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि टारगेट सेट कर लेना या स्टैंडर्ड सेट कर लेना। दूसरा क्या है कि मेजर करना कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ ने कितना काम किया है या सबऑर्डिनेट्स ने कितना काम किया है, उसको मेजर करना। तीसरा उसको कंपेयर करना
मैनेजर्स कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, कंपैरिजन, कंपेयर करना उसको कि प्लस है कि माइनस है। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है एनालाइजिंग, एनालाइजिंग द डेविएशंस। इफ देयर इज एनी डेविएशन, मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। अगर डेविएशन है, मान लो 100 यूनिट का प्लान बनाया था हमने और 95 बने, तो मैनेजर्स देखेगा कि भाई ये डेविएशन है और पूरा का पूरा उसको 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 एक्सटेंट देखने की कोशिश करेगा कि कितनी डेविएशन है, उसकी हद देखने की कोशिश करेगा। इफ डेविएशंस आर माइनर, अगर 5 यूनिट ही कम बने हैं, 100 का प्लान था 95 बने, इट शुड बी इग्नोर्ड। 2 4 5 को तो इग्नोर कर देगा वो। बट इफ डेविएशंस आर मेजर, डेविएशंस जो है, डेविएशन इज मेजर, जो डेविएशन है वो ज्यादा है, इट शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर डेविएशन ज्यादा है कि भाई प्लान बनाया था 100 यूनिट्स का, बने हैं 60, तो इसको वो अपनी हायर लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट के नजरिए में लेके आएगा, उनको बताएगा कि भाई काम इस तरीके से हो रहा है। तो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ डेविएशन। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसमें क्या आता है, it means keeping focus on some key areas, and if there is any deviation in these areas then it must be attended urgently। तो मैनेजर को क्रिटिकल पॉइंट मतलब मेन एरियाज पे फोकस करना चाहिए, और अगर इस पे डेविएशंस हैं तो उसे अर्जेंटली उनको करेक्ट करना चाहिए। मगर दूसरा क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या आ जाता है, मैनेजर्स शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ माइनर डेविएशंस। माइनर डेविएशंस अगर 1-2 की डेविएशंस होती है, 2-3 यूनिट्स की होती है, तो उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि उसी पे मत्था मारता रहे कि भाई ये 1-2 कैसे होगी, 2-3 डेविएशंस कैसे होगी। रेदर ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिमूविंग द डेविएशंस ऑफ हाई डिग्री। हाई डिग्री का मतलब ये है कि अगर डबल ट्रिपल भी नहीं कहना चाहिए, अगर 30-40% प्लान से कम बन रहा है आउटपुट, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहते हैं कि जो अगर छोटी मोटी डेविएशन है उसको इग्नोर कर दो। तो इस पॉइंट में हमने किया एनालाइजिंग द डेविएशन। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है, लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट आ जाता है टेकिंग करेक्टिव मेजर। तो जो भी डेविएशन हुई है उसको सही करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने। मैनेजर्स शुड ट्राई टू नो द रीजंस फॉर द डेविएशंस एंड दे ट्राई टू रिमूव, मतलब उनको क्या करना चाहिए, देन दे शुड ट्राई टू रिमूव इट। मैनेजर्स को ट्राई करना चाहिए रीजंस का पता लगाने का कि किस वजह से डेविएशन हुई है और उस डेविएशन को खत्म करने की जरूरत है। मैनेजर्स शुड टेक करेक्टिव मेजर्स। कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, इफ डेविएशन इज माइनर, पहले भी बता चुका हूँ, लेट द सिचुएशन रिमेन सेम। अगर छोटा मोटा कोई डेविएशन है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। और रीडिजाइन द प्लान और स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरमेंट। प्लान बनाया कुछ और बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। अगर प्रॉफिट्स के टारगेट थे तो गवर्नमेंट ने जीएसटी वगैरह लगा दिया है, टैक्स लगा दिया, तो हम अगर अपना टारगेट नहीं भी अचीव कर पाए तो प्लान को रीडिजाइन करें, चेंज करें सिचुएशन के हिसाब से। टेकिंग करेक्टिव मेजर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। और मैनेजर के हाथ में ये भी होता है कि उसे देखना है कि कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स वो लेगा जिससे उसकी जिससे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो प्लान के हिसाब से चले। नेक्स्ट, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। Feedback report is prepared by the managers which include reasons for deviations or inefficiency। वो एक फीडबैक रिपोर्ट बनाएगा मैनेजर, जिसमें वो पूरा का पूरा लिखेगा कि ये जो डेविएशंस हैं ये किस वजह से हुए हैं, क्या क्या खामियां रहेगी कि हमने काम जितना प्लान था उसके हिसाब से नहीं किया। अब ये जो डेविएशंस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब है कि हमने प्लान किया था कि हम 50 यूनिट्स बनाएंगे और असल में माल बना दिया 80, तो इसमें 30 का फायदा हो गया, ये तो पॉजिटिव डेविएशन है। तो जब भी पॉजिटिव डेविएशन होती है तो किसी को कोई दुख तो होगा नहीं, है तो अच्छा काम हुआ है। नेगेटिव में क्या होता है, परफॉर्मेंस इज लेस देन प्लान था 50 और एक्चुअल में काम हुआ है 30, तो इसमें 20 यूनिट्स कम बने हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।